जय हिंद। स्वागत है आपका ज्ञान प्रतिज्ञा कोचिंग सेंटर में। अगर आप चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आज हम लोग सिद्ध करने वाले हैं दर्पण सूत्र, जो कि 10th के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिससे कि 6 मार्क्स फिक्स रहता है। 100% 6 मार्क्स फिक्स रहता है। तो इसको आज हम लोग सीखेंगे, पढ़ेंगे नहीं, इसको आज सीखना है। ठीक है, कि कैसे सिद्ध किया जाता है दर्पण सूत्र को। तो दर्पण सूत्र आज सिद्ध करने सीखते हैं। तो जो भी बच्चा फिजिक्स को पढ़ चुका है, पहला चैप्टर पढ़ चुका है, उसके लिए और भी आसान हो जाएगा इसको समझना। ठीक है, तो जो नहीं सीखा है, जो नहीं पढ़ा है, उनको पहले पढ़ना होगा, तभी समझ में आएगा। और फिर भी कोशिश करेंगे जो बच्चे नहीं भी पढ़े हैं वो भी इस सूत्र को समझ जाए, ताकि 6 नंबर जो आने वाला है एग्ज़ाम से वो प्राप्त कर सके। तो स्टार्ट करते हैं दर्पण सूत्र। तो दर्पण सूत्र होता क्या है? दर्पण सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ये होता है हमारा दर्पण सूत्र। ठीक है, ये है दर्पण सूत्र। तो इसको सिद्ध करने के लिए पहले हम लोग इसके बारे में जान लेंगे। ठीक है, दर्पण सूत्र ये एक अवतल दर्पण है। ठीक है, अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब से सिद्ध करेंगे। तो अवतल दर्पण हमारा क्या होता है, पहले इसको समझते हैं। तो ये हमारा अवतल दर्पण है, ये है मुख्य अक्ष। ठीक है, तो अवतल दर्पण में हमेशा जो होगा ये बाहर की ओर, ठीक है, पॉलिश किया हुआ रहेगा यहाँ। ठीक है, ये पॉलिश किया हुआ भाग है, ये अवतल दर्पण है। अब इसको कहते हैं हम लोग मुख्य अक्ष। इसमें ये जो दर्पण बनता है ये एक गोलीय दर्पण है। ठीक है, गोलीय दर्पण यानी किसी गोले को काटकर बनाया जाएगा, उसको हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। यानी अगर हम यहाँ से काट देंगे इसको, तो यही तो हमारा यहाँ पे दर्पण है, क्योंकि इसको अगर हम पूरा करना चाहें तो एक गोल बनेगा, ये गोलीय दर्पण। अब इसका कहीं ना कहीं एक सेंटर होगा, उसी को कहते हैं केंद्र, जिसको हम लोग वक्रता केंद्र के नाम से जानते हैं। तो इसको वक्रता केंद्र को हम लोग सी से सूचित करते हैं। ठीक है, वक्रता केंद्र को सी से सूचित करते हैं। और जहां पे ये दर्पण का जो सेंटर है, ठीक है, जहां से मुख्य अक्ष गुजरता है, उस बिंदु को हम लोग कहते हैं पी। ठीक है, यानी ये बिंदु हमारा क्या हो जाएगा, पी। इसको कहेंगे ध्रुव। क्या कहेंगे? ध्रुव कहेंगे इसको। ठीक है, उसके बाद अब देखना है यहाँ पर कि एक जो है फोकस होता है हमारा। फोकस जो है वो यहां पर होता है। ठीक है, यानी ये फोकस जो है ये हमारा वक्रता केंद्र जो है, इस वक्रता केंद्र का आधा होता है। यानी कहे तो इसमें दो फोकस दूरी को मिलाएंगे तब जाके ये एक वक्रता केंद्र। यानी हम कह सकते हैं ऐसे कि वो ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी जो है 2f होता है। यानी इसका दूरी को, यानी फोकस दूरी से वक्रता केंद्र के ध्रुव और फोकस की दूरी को हम लोग कहते हैं फोकस दूरी। इसको क्या कहते हैं? फोकस दूरी। ठीक है, तो अब यहां से ये फोकस दूरी हो गया P से F तक। और अगर हम इसको देखें तो F से लेकर C तक की दूरी भी इतना ही होता है जितना कि ये होता है। अब कह सकते हैं यहाँ से P से C तक की दूरी जो है 2f होता है। यानी ये भी f और फोकस दूरी को f से सूचित करते हैं, तो यहाँ से भी ये भी f। ठीक है, ये दूरी भी f, ये दूरी भी f, यानी दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? 2f। यानी हम P से C यानी ध्रुव से वक्रता वक्रता केंद्र की दूरी को क्या कहेंगे? 2f। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? 2f। यानी 2 बार f को हम f, यानी f हो गया हमारा फोकस दूरी। तो 2 फोकस दूरी को मिलाते हैं तो हमारा ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी निकल जाता है। यानी ये दोनों हमारा, यानी CF की दूरी और PF की दूरी दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, चलो आधा आधा होते हैं। तो अब यहाँ से हम लोग ये चीज़ समझ गए। अब देखेंगे यहाँ पर किसी भी वस्तु को, अगर हम मान लेते हैं यहाँ पर किसी वस्तु को खड़ा करते हैं, ठीक है, तो इसका कुछ नाम रखेंगे। इसका नाम रख देंगे, जैसे मान लेते हैं ये वस्तु हमारा A और B है। क्या है? A और B है। तो इस वस्तु से हमारा कहेगा कि कितना किरण गुजार सकते हैं, तो इससे अनंत किरण गुजर सकता है। ठीक है, इस वस्तु से हम अनंत किरण
इस वस्तु से होकर अनंत किरण गुजार सकते हैं, लेकिन हमको इस सूत्र को सिद्ध करने के लिए सिर्फ 2 किरण को ही गुजारना है। पहला किरण क्या लेंगे? पहला किरण लेंगे मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर। तो जो भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर आता है वो किरण जो है फोकस से होकर गुजरती है। वो कहाँ से गुजरेगा? फोकस से होकर गुजरेगा। फिर आगे कहता है दूसरा किरण, तो 2 ही किरण इसमें हम लेंगे, ठीक है। तो दूसरा किरण जो होगा वो हमारा यहाँ से वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगा। तो नियम क्या है? वक्रता केंद्र से जो भी किरण गुजरता है वो किरण उसी पथ पर वापस लौट जाती है। यानी हम कह सकते हैं यहाँ से वक्रता केंद्र से जो किरण लौट आ रहा है वो क्या होगा? इसी पथ पे फिर वापस लौट जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर आगे देखते हैं आगे क्या हुआ। अब जहां पे ये दोनों किरण एक दूसरे से टकराता है वही हमारा बनता है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब हो गया हमारा ये वाला, ठीक है। अब जब हम वस्तु हमारा ए और बी है तो प्रतिबिंब हमारा क्या हो जाएगा? ए डैश बी डैश, सॉरी ए बी डैश, यानी ए डैश बी डैश जिसको कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये अक्ष पे बी था तो हम अक्ष पे ही बी डाले, और ए ऊपर था तो ए इधर नीचे आ रहा है, ठीक है। अब इसको कहते हैं हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब। अब वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब होता है जब डायरेक्ट किरण टकराता है उसको वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। अगर डायरेक्ट किरण ना टकरा के वहां पर जाने का आभास होता है तो उसी को हम लोग आभासीय प्रतिबिंब कहते हैं। लेकिन आभासी प्रतिबिंब नहीं, यहाँ पर क्या हो रहा है? दोनों किरण टकरा के डायरेक्ट टकरा रहा है, इसलिए डायरेक्ट मिल रहा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। अब इसमें पूछा जाएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब तो है लेकिन कैसा प्रतिबिंब है? तो ये प्रतिबिंब जो है हमारा वस्तु से छोटा है। वस्तु से क्या है? छोटा है। और ये बोलेगा कि कहाँ पर बन रहा है? तो ये बन रहा है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बन रहा है। अब पूछेगा कैसा बन रहा है? तो ये वस्तु का उल्टा बन रहा है, क्योंकि ऊपर हमारा वस्तु है और नीचे बन रहा है प्रतिबिंब। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसी से हम लोग सिद्ध करेंगे इस दर्पण सूत्र को, ठीक है। अब इस दर्पण सूत्र को सिद्ध करने के लिए पहले इसके बारे में थोड़ा और चीज भी जान लें कि अब अगर हम देखेंगे जैसे कि यहां से P से लेकर B तक की दूरी, यानी जैसे हो गया हमारा PB, तो PB को क्या कहेंगे? वस्तु की दूरी कहेंगे। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी हमारा क्या हो जाएगा? PB। PB वस्तु की दूरी हो गया। और इसको हम कह क्या सकते हैं? तो वस्तु दूरी को हम लोग कहते हैं U। वस्तु की दूरी को क्या कहते हैं? U। अब यहां से P से लेकर B डैश की दूरी देखेंगे। P से B डैश की दूरी को देखेंगे तो P से B डैश क्या है? हमारा प्रतिबिंब की दूरी है। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी सिर्फ समझा रहे हैं अभी, ठीक है। अभी सवाल नहीं बना रहे हैं, पहले समझ लेना तब सवाल जो है इसका जो प्रूफ है वो हो जाएगा आराम से, ठीक है। तो अब यहाँ से देखेंगे हम लोग प्रतिबिंब की दूरी हमारा PB हुआ तो इसको हम लोग B से सूचित करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे U B ये सब का भी चिन्ह होगा। प्लस में कौन होगा, माइनस में कौन होगा, ये चीज को अभी बताएंगे। प्लस में किसको लिख सकते हैं, माइनस में किसको लिख सकते हैं। तो प्रतिबिंब की दूरी हो गया। अब यहां से हम लिखेंगे, अगर कहेंगे कि P से F की दूरी क्या होगा, P से F, तो P से F को कहते हैं हम लोग फोकस दूरी। क्या कहते हैं? फोकस दूरी। तो अब ये हो गया हमारा फोकस दूरी। तो फोकस दूरी को हम लोग F कहते हैं। क्या कहते हैं? F कहते हैं। बस इतना चीज अभी हमारे लिए जो है, हाँ, अगर हम यहां से P से C की दूरी देखें, P से C की दूरी, तो इसको कहते हैं हम लोग वक्रता केंद्र। वक्रता त्रिज्या कहेंगे, क्योंकि हम लोग केंद्र इसको ना कहेंगे। यहां से हम दूरी देख रहे हैं तो इसको कहेंगे वक्रता त्रिज्या। अब कहेंगे त्रिज्या क्यों? देखो, जितने भी वर्ड हम बोलेंगे हर एक वर्ड में कुछ ना कुछ उसका अर्थ निकलेगा। क्यों? ये बात तो हमेशा आएगा क्यों। तो अब यहाँ आएगा वक्रता त्रिज्या क्यों, तो हम लेके आते हैं तुम लोग को यहाँ वृत्त पे। तो वृत्त का केंद्र ये हुआ, तो वृत्त का केंद्र यानी ये पूरा हमारा क्या कहलाता है? पूरा क्या कहलाता है? यहां से अगर हम पूरा खींच देंगे उस तरफ तक तो उसको क्या कहेंगे?
अगर हम इस वृत्त का पूरा खींच देंगे तो इसको हम क्या नाम देंगे? ये पूरा को क्या नाम देंगे? हम क्या देंगे? गोलीय दर्पण है। ये वाला हमारा क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा ये? त्रिज्या हमारा आधा होता है। हम ये भी कह रहे हैं पूरा वाला क्या कहलाएगा? व्यास। क्या कहलाएगा? व्यास। यानी अगर हम इसको देखें तो ये क्या कहलाएगा? यहां से यहां तक ये पूरा क्या होता है? व्यास होता है। क्या होता है? व्यास। जब हमसे आधा पूछा जाता है तो हम उसको बताते हैं त्रिज्या, क्योंकि त्रिज्या जो है व्यास का आधा होता है। तो यहाँ पे भी अगर हम इसको गोला बना के देखें तो यहाँ से हम इधर आधा ही तो ले रहे हैं, इसलिए इसको हम त्रिज्या का नाम देंगे कि भाई ये वक्रता त्रिज्या है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे फिर क्या बोला? अब ये चीज को हम लोग लिखने सीख गए, कैसे लिख सकते हैं क्या? ठीक है, अब दूसरी भाषा में अगर, हाँ, और एक चीज जान लेंगे, यहाँ पर वक्रता त्रिज्या को हम लोग बड़ी आर से सूचित करते हैं। किससे? बड़ी आर से। बड़ी आर से बताते हैं कि ये वक्रता त्रिज्या है। फिर आगे देखते हैं हम लोग। तो अब यहाँ देखेंगे कि ये प्लस में माइनस में इसकी क्या प्रक्रिया है। तो प्लस माइनस की कैसी प्रक्रिया समझ पाएंगे? इसके लिए हमको आना होगा इस ग्राफीय नियम पे। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं चिन्ह परिपाटी। क्या कहते हैं? चिन्ह परिपाटी। इसको समझेंगे पहले। तो इसमें क्या समझेंगे हम लोग? ग्राफ में, यानी मैथ में ग्राफ में पढ़ चुके हैं। ठीक है, और जो नहीं पढ़ा होगा वो भी ये बात जानता होगा, क्योंकि ये तो शुरू क्लास से ही हम लोग बचपन से ही ये सब पढ़ते हैं कि इधर वाला चीज जो भी होगा हमारा वो प्लस में होगा, और इस तरफ वाला क्या हो जाएगा हमारा? माइनस में होगा हमेशा। और ऊपर वाला फिर क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। और नीचे वाला क्या हो जाएगा? ये सेंटर जीरो। अब यहां जो हमारा P है ये ध्रुव। ठीक है, यहां से अगर हम दाईं ओर जाएंगे तो प्लस में होगा, दाईं ओर जाएंगे तो प्लस में होगा, और बाईं ओर आएंगे तो माइनस में होगा। तो अब बताओ इस वक्रता यानी इस ध्रुव पर से हम किस तरफ हैं? यानी जितना भी दूरी हमारा था सभी तो बाईं ओर था ना, जितनी भी दूरी था सब बाईं ओर था। तो हम बाईं ओर जितने भी ध्रुव, जितने भी चीज हैं सब बाईं ओर है, इसलिए सभी में क्या लगा सकते हैं? माइनस लगा सकते हैं। यानी हम इसको कहेंगे माइनस यू, इसको कहेंगे माइनस बी, इसको कहेंगे माइनस एफ, इसको कहेंगे माइनस आर। क्लियर है? चलो फिर अब इसको हम पूरा क्लीन करते हैं, और इसको अब कैसे, अब ये समझाना था इतना बस। अब यहाँ से हम लोग सिद्ध करेंगे इसको। ठीक है, अब सिद्ध कैसे होगा ये देखेंगे। तो अब सिद्ध करने के लिए कुछ चीज़ें लिखना भी होता है। तो हम यहाँ पे दर्पण का नाम नहीं लिखे हैं, तो हम दर्पण का नाम लिख देते हैं, कुछ MN करके लिख देते हैं कि भाई ये दर्पण है हमारा। ठीक है, इसमें किसी को समस्या नहीं होना चाहिए, और अगर हो रहा है तो इसका अर्थ है कि वो ये चैप्टर नहीं पढ़ा है। ठीक है, और फिर भी कोशिश करेंगे हम उनको कि समझा सकें। तो चलते हैं, अब इसको सिद्ध करते हैं आगे। तो इसको अब सिद्ध करने के लिए हम लोग पहले कुछ इसके बारे में थोड़ा सा लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद इसको हम लोग सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो अब ये समझ में आ गया होगा सभी को। तो अब इसको हम मिटा देते हैं, और मिटा के अब शुरू से लिखते हुए सिद्ध करेंगे। ठीक है, अब यहां पर हम लोग फिगर साइड में बना लेंगे इस बार। ठीक है, फिगर हम लोग इधर बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया अवतल दर्पण। अवतल दर्पण द्वारा सिद्ध करना है दर्पण सूत्र को। ठीक है, और ये हो गया हमारा वक्रता केंद्र, ध्रुव हो गया, सॉरी ध्रुव P। और यहाँ पे सेंटर लगभग देख लेते हैं, यहाँ पे आ रहा है, ये C कह देंगे इसको, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा F। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग वस्तु को रखते हैं। मान लेते हैं कि हमारा वस्तु यहाँ पर खड़ा है। ये हमारा वस्तु है जिसका नाम दे देंगे हम लोग AB। और यहाँ से हमारा कितना किरण गुजरेगा? 2 किरण गुजरेगा। अब वो 2 किरण कौन कौन सा? एक किरण हम लोग गुजारेंगे किसके? मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक है, मुख्य अक्ष के
समांतर। तो हम इसको भी कुछ नाम देंगे, यहाँ पे जो कटेगा इसको भी कुछ नाम देंगे। क्या नाम देंगे? क्या? एम 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 एन तो हम इसको ले लेंगे ना, ठीक है। इसको ले लो सी, डी डी ले लेते हैं क्योंकि सी भी ले चुके हैं ना, डी दे दिए उसको, ठीक है। अब यहां से गुजारेंगे तो कहां से निकलेगा? ये फोकस से होके गुजरेगा, ठीक है। अब दूसरा किरण कहां से गुजरेगा? दूसरा हम लोग गुजारेंगे वक्रता केंद्र से, ठीक है। तो जब वक्रता केंद्र से गुजारेंगे तो यहां से गुजरेगा। थोड़ा छोटा या बड़ा हो सकता है लेकिन फिगर वही होगा, ठीक है, और नियम भी वही रहेगा। थोड़ा और पीछे से फिगर बनाना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं है उससे, ठीक है। बात वहीं आएगा, जैसे बनाएंगे तो सवाल वही बनेगा। तो जिस पर आता है वो उसी पर वापस चला जाता है, ये वक्रता केंद्र का नियम है। अगर वक्रता केंद्र से कोई किरण को गुजारते हैं तो उसी अक्ष पर वापस लौट जाता है। इसमें भी किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसका भी हम लोग कुछ नाम दे देंगे, जैसे कि इसको कुछ नाम दे दो। यहाँ पे क्या नाम दे दें इसको? कुछ ऐसा नाम देते हैं जो कि पी हो चुका है, क्यू दे दें क्या? क्यू दे देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉरी, क्यू कैसे होगा? यहाँ पे तो हमारा प्रतिबिंब आ ही रहा है ना, ये प्रतिबिंब हुआ, तो इसमें तो हमारा यही बी डैश और ए डैश आ जाएगा, ये नाम तो आ गया यहीं से, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे सीधा मिला सकते हैं, ठीक है। इसको मिला देना यहाँ पे ऐसे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा जो है ये ऐसे, ठीक है, ताकि वो सिद्ध करने में फिर आसानी होगा। अब ये चीज़ सबको समझ में आ चुका है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ये फिगर था हमारा। अब यहाँ से प्रतिबिंब, हमारा ये प्रतिबिंब बन रहा है, ये वस्तु है। तो सबसे पहले, अब ये पहले समझा चुके हैं, अब यहाँ से हम लोग लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे? हम इसमें क्या किए पहले उसको लिखेंगे। तो उसको लिखने के लिए हम लोग सबसे पहले करेंगे माना एम एन एक अवतल दर्पण है। क्या है? अवतल दर्पण है। यही है ना, यही माने हैं। एम एन क्या है? एक अवतल दर्पण है। तथा ए बी एक वस्तु है। ए बी क्या है? एक वस्तु है। और बी डैश ए डैश वस्तु ए बी की प्रतिबिंब है। नहीं, वस्तु ए बी का प्रतिबिंब है। जितना सुंदर हम लोग लिख सकते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। प्रतिबिंब है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत ये लिखने में? बस इतना लिखने के लिए हमको सिंपल सा, ज़्यादा कुछ नहीं तो इतना हम लोग लिख सकते हैं। इतना लिखने के बाद हम लोग सवाल को आगे बढ़ाएंगे। तो सवाल को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर जो जो चीज़ हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, तो देखेंगे हम लोग। तो पी बी जो है हमारा, पी बी ये वस्तु की दूरी। क्या है? वस्तु की दूरी। अभी पहले भी हो चुका है, वस्तु की दूरी। और हम ये भी समझा चुके हैं कि वस्तु की दूरी को हम लोग क्या कह सकते हैं? u, माइनस यू कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? माइनस यू। माइनस क्यों? क्योंकि हम लोग किस तरफ जा रहे हैं? बाईं ओर जा रहे हैं, और बाईं ओर जो है हमेशा क्या होता है? सभी माइनस में होता है। चलो फिर यहां से हम लोग लिखेंगे पी बी डैश, पी बी डैश, इसको कहेंगे हम लोग प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। तो प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग किससे सूचित करते हैं? माइनस भी। माइनस क्यों हो रहा है? पता चल रहा है ना, माइनस क्यों हो रहा है? ठीक है, क्योंकि पहले बता चुके हैं। फिर यहां से हम लेंगे पी सी, पी सी इसको कहते हैं हम लोग वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। और वक्रता त्रिज्या को हम लोग सूचित करते हैं माइनस आर।
अब इस आर का मान जो है हमारा होगा 2f, ये भी हम यहीं पर लिख देते हैं क्योंकि f 2 जोड़ेंगे तब जाके हमारा r के बराबर होगा। 2f को मिलाने के बाद हमारा r के बराबर होगा, ये चीज हम यहीं पर लिख दिए। अब यहां से लिखेंगे pf। pf क्या है हमारा? फोकस दूरी, फोकस दूरी, इसको हम लोग -f कहेंगे, ठीक है। और कुछ बचा लिखने के लिए? वस्तु की दूरी हो गया, प्रतिबिंब की दूरी हो गया, वक्रता केंद्र त्रिज्या हो गया और फोकस दूरी हो गया। अब तो शायद नहीं है कुछ और, कुछ बचा है लिखने के लिए यहाँ पे? नहीं, अब तो कुछ भी नहीं बचा। चलिए ठीक है। अब इसमें एक चीज और हम अब यहाँ से लिख सकते हैं कि ये जो ए बी है, ठीक है, ए बी, अब इस ए बी के समांतर, ये किरण समांतर है ना, तो समांतर गया तो ए बी जितना है उतना ही डी एफ भी होगा, डीपी भी होगा ना, तो डीपी भी हम इसको लिख सकते हैं, यानी डीपी। ए बी जो है डीपी के बराबर है, इसमें किसी को समस्या नहीं है, ठीक है। अब इससे सवाल को हम लोग जब बनाएंगे तो यहाँ पे हम लोग एक चीज पहले देखेंगे, ठीक है, कि ये हमारा जो है, अब हम यहाँ पर त्रिभुज बनाते हैं दो। अब यहाँ से मैथ का प्रक्रिया शुरू होगा, तो मैथ जो भी अच्छे से पढ़ता है, अच्छे से जानता है, वो और बढ़िया से समझ पाएगा इसको। एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये दोनों को हम कलर किए ना। अब ये दोनों त्रिभुज जो है किस रूप में है, हम एक बार इधर लिखना चाहेंगे इसको, ऐसे ऐसे, ये और ये। यहां पर हम दो चीज तुम लोग को पहले बताएंगे। पहली बात इसमें बताएंगे कि ये दोनों जो है सीधा खड़ा है, यानी लंब है एक, यानी हम कह सकते हैं ये 90 है और ये भी 90 है। छोटा वाला त्रिभुज से ले रहे हैं हम, तो यानी ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। इसमें किसी को दिक्कत है? दोनों हमारा क्या है? 90 डिग्री है। दूसरी बात और देखेंगे इसमें, दूसरी बात ये देखेंगे कि ये जो है ये दोनों कोण, ठीक है, ये दोनों कोण जो है, ये दोनों कोण भी हमारा बराबर है। इस कोण का बराबर होने का क्या नियम है, इसको अगर कोई नहीं जानता है तो बता दें उसको कि ऐसे कोण को हम लोग कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। क्या कहते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। यानी ये हम जो कर रहे हैं ये एक समरूपता का परिमेय पर लेकर चल रहे हैं। समरूपता का परिमेय का नियम क्या होता है कि जो देखने में एक जैसा, अर्थात कहें तो सभी कोण सिर्फ बराबर हो, उसका साइज बड़ा छोटा हो तो भी वो समरूप कहलाता है। और समरूप और सर्वांगसम में हमेशा बच्चों को कंफ्यूजन होता है। तो सर्वांगसम क्या होता है? सर्वांगसम जिसमें कि साइज और माप दोनों बराबर हो, और यानी इसका जो माप है वो और इसका कोण दोनों बराबर हो, उसको कहते हैं हम लोग सर्वांगसम। और जिसमें सिर्फ कोण तीनों बराबर हो, माप छोटा बड़ा हो, उसे हम लोग समरूप कहते हैं। तो यहां से दो कोण तो हमारा सीधा सीधा दिख रहा है कि बराबर है। क्या क्या? पहला तो ये 90-90 हो गया दोनों में। दूसरा कि ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण और शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं? शीर्षाभिमुख कोण का फिगर इस तरह से पढ़ा होगा तुम लोग, इस तरह से। आमने सामने का कोण क्या होता है? बराबर होता है। तो यहां भी तो वही हो रहा है, इसको कहते हैं हम लोग शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं ये वाला कोण और ये वाला कोण। तो यहां से हम तुम लोगों को दिखाना चाहेंगे कि यहां से हम एक पढ़े हैं पहले, एकांतर कोणों का युग्म। एकांतर कोण, जब कोई दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटे तो उसके अंतरंग में दोनों ओर का कोण जो होता है वो क्या कहलाता है? एकांतर कोण कहलाता है। तो अभी यहां से देख लेते हैं हम लोग। और ऐसे अगर हम लोग जानते हैं तो शॉर्ट में समझने के लिए जानते हैं कि जेड बनना चाहिए, ठीक है। ये सबको ही जानता होगा, जो नहीं जानता है वो जान ले कि जेड अगर बन रहा है तो उसका दोनों तरफ का जो कोण होता है वो एक दूसरे के बराबर होता है, इसको कहते हैं एकांतर कोण। तो हम यहाँ तुम लोग को दिखाना चाहेंगे ये रेड कलर वाला से कि यहाँ से लेकर गए और यहाँ से आए, यहाँ चले आए, तो ये एक जेड का रूप ले रहा है कि नहीं ले रहा है? जेड का रूप ले रहा है। तो जेड का जब रूप ले रहा है तो ये कोण और ये कोण क्या हो रहा है? हमारा बराबर हो रहा है। अब कहेंगे क्यों बराबर हो रहा है? क्योंकि ये एकांतर कोणों के युग्म है। किसी को कोई दिक्कत इसमें? अब ये जब तीनों कोण बराबर हो रहा है तो इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज क्या है? आपस में समरूप हैं। क्या है? समरूप हैं। किसी को कोई समस्या नहीं है। चलो फिर अब यहां से हम इसको नीचे लिखते हैं, ठीक है, कि त्रिभुज ABC
त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज बी डैश ए डैश सी, बी डैश ए डैश सी में, इसमें हम लोग क्या क्या देख रहे हैं कि ये कौन जो है कौन बी और कौन बी डैश, कौन बी डैश के बराबर है, कौन बी डैश के बराबर है। क्यों है? क्योंकि ये समकोण है, समकोण है, साइड में लिख सकते हैं इस तरह से हम लोग, ठीक है। अब ये चीज़ समकोण है, ये चीज़ हम देखो हम डायरेक्टली भी बना सकते हैं, लेकिन हमको दिखाना होगा कि ये क्यों है, आखिर समरूप हुआ तो ये क्यों समरूप होगा, इस चीज़ को बताना होगा, ठीक है। इसलिए हम लोग जो है इसको सारी चीज़ को लिख के बनाएंगे। अब जगह का प्रॉब्लम हो रहा है, इस तरफ नहीं होगा, तो इतना पहले उतार लेते हैं, उसके बाद यहाँ से आगे चलेंगे। ये सब चीज़ को, सारा चीज़ को एक जगह नोट करना है, ताकि हम जब पूछेंगे तो फिर से वहाँ से ऊपर से बताना है, ठीक है। ठीक, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ से आगे चलना है, इसको हटा देते हैं, ठीक है। ये हो गया है सबका लिखा हुआ, अब इसको हटा देते हैं। अब यहाँ से देख रहे हैं हम लोग कि ये जो है ए बी सी और त्रिभुज बी डैश ए डैश सी में एक कोण तो हम समकोण बोल चुके हैं, ये दोनों कोण क्या है, हमारा समकोण है। अब दूसरा कोण देखेंगे, ये दोनों कोण यानी कोण ए सी बी, कोण ए सी बी बराबर कोण ए सी बी लिए तो यहां से ले लेंगे ए डैश सी बी डैश, ए डैश सी बी डैश, ये दोनों आपस में बराबर है। पूछेगा क्यों? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण है। अब ये चीज इसलिए लिख रहे हैं ताकि तुम लोग को कभी धोखे में भी ऐसा हो जाए कि हमको ध्यान नहीं आ रहा है ये क्या हुआ यहाँ पे, तो वहां पे तुमको क्या बताना है कि ये शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए इसको लिखा रहेगा तो ये याद रहेगा, भूलेगा नहीं। तो आमने सामने के कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। फिर आगे कहते हैं यहाँ पे ये वाला कोण नहीं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग, ऐसे भी लिख सकते हैं कोण ए बराबर कोण ए डैश, कोण ए और कोण ए डैश, ये दोनों हमारा यहां से अगर इसको देखेंगे तो ये क्या बन रहा है, एक एकांतर कोण बन रहा है। अब पूछेगा क्यों, तो कहेंगे एकांतर कोण का युग्म है, एकांतर कोणों का युग्म है, एकांतर कोणों का युग्म है। यहां तक किसी को समस्या नहीं है, चूंकि यहां देना है, ठीक है, चूंकि समकोण है। अब इस चीज में हम लोग देखेंगे कि जब तीनों कोण हमारा बराबर हो चुका है तो उसको हम लोग समरूप कह सकते हैं। तो अब यहां से अपनी भाषा में लिखे तो कैसे लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी और ए बी सी समरूप त्रिभुज, समरूप का चिन्ह ऐसे होता है, त्रिभुज बी डैश ए डैश सी, एक चिन्ह ऐसे हो जाता है कहीं कहीं, वो सर्वांगसम का है, ये चीज ध्यान रखना है, और सिर्फ ऐसे रहेगा तो उसको कहते हैं हम लोग समरूप, यानी ये दोनों समरूप त्रिभुज हो गया। अब समरूप त्रिभुज का नियम होता है, समानुपातिक परिमेय अगर कोई पढ़ा होगा तो उसको और बेहतर समझ में आएगा, नहीं आएगा तो फिर भी दिखा देते हैं तुम लोगों को कि समरूप त्रिभुज में बड़ी भुजा छोटी भुजा के अनुपात में होता है, बड़ी भुजा और छोटी भुजा दोनों अनुपात में होता है, यानी बड़े वाले त्रिभुज का जो एक भुजा होगा वो दूसरे छोटे वाले भुजा का अनुपात में होगा हमेशा। तो ये दोनों समरूप सिद्ध करने के बाद हम लोग लिख सकते हैं कि ये ए बी जो है, ए बी के बटे में क्या हो जाएगा, इसमें क्या है ए डैश बी डैश, यानी ए डैश बी डैश, ये दोनों अनुपात में होगा, यानी इसका लंब और इसका लंब, जो बड़ा वाला होता है उसको ऊपर, जो छोटा वाला होता है उसको नीचे। अब इस पार में अगर देखेंगे वही चीज को तो यहाँ हो जाएगा ऊपर में बी सी और नीचे हो जाएगा बी डैश सी। अब यहां पर सवाल यह भी आता है कि सर ये कोना कोनी वाला क्यों नहीं लिए, वो भी ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं, उसको इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि हमको प्रूव जो करना है वो प्रूव हमको इस वक्रता मुख्य अक्ष पर प्रूव करना है। जो भी चीज हम ले चुके हैं प्रूव करने के लिए वो हमारा मुख्य अक्ष का था ना,
मुख्य अक्ष पर से था, तो मुख्य अक्ष पर से था, इसी कारण से हम लोग इस मुख्य अक्ष पर लेंगे। ठीक है, अब देखेंगे आगे। अब इसको हम एक नाम दे देंगे, इसको नाम दे देंगे समीकरण 1 का। ठीक है, समीकरण 1 का। अब यहां से हम तुम लोगों को एक फिगर और दिखाना चाहेंगे। ये त्रिभुज जिसको हम कलर कर रहे हैं, ठीक है, और ये जो कलर कर रहे हैं सेम कंडीशन में है कि नहीं है, देख लो। जैसे कि ये दोनों था वैसे ही ये दोनों भी है ना, किसी को कोई दिक्कत? अब यहां पे क्या हम पूरा लिखें कि अब डायरेक्ट भी लिख सकते हैं? इसी प्रकार ये दोनों त्रिभुज भी समरूप होंगे, क्योंकि सेम टू सेम वही कंडीशन में है ये भी। इसको हम बीच में ब्लैक कर देते हैं ताकि तुम लोग को देखने में दिक्कत ना हो। ये ग्रीन वाला दोनों जो है ये दोनों एक दूसरे के समरूप है, एवं रेड वाला जो दोनों है ये दोनों भी एक दूसरे के समरूप है। अब यहां से समरूप सिद्ध होने के बाद इसको लिखेंगे इसी प्रकार त्रिभुज DPF समरूप त्रिभुज A-B-F कह सकते हैं, A-B-F। अब A-B-F को अगर समरूप हम सिद्ध कर चुके हैं तो यहां से भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, DP बटे A-B। उस तरफ देखेंगे। अब दूसरा देखेंगे यहां पे तो PF बटे B-F, PF बटे B-F। इसमें किसी को समस्या नहीं होना चाहिए। अब यहां से हम लोग ये चीज देखेंगे कि हम किसको क्या लिख सकते हैं। तो देखेंगे यहां पर AB है इधर, है ना, तो यहां देखेंगे कि DP और AB को, बाबू ध्यान दे रहा है सबको, यहाँ पे सबको यहाँ ध्यान देगा, यहाँ पे समझने का कोशिश करना है। थोड़ा सा के लिए अगर समझ में नहीं आएगा तो पूरा सवाल बेकार हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग को पूरी तरह ध्यान देना है कि ये जैसे AB है हमारा, तो ये AB को हम DP के बराबर पहले लिख चुके हैं कि ये AB जो है DP के बराबर है, क्योंकि ये समांतर रेखा है और समांतर रेखा कहीं पे उनका जो डिस्टेंस है वो घटता नहीं है, वो समान डिस्टेंस से चलता है। तो जहां भी उसको हम मापेंगे वो समान साइज में ही होगा। ठीक है, यानी इसलिए AB बराबर DP हम पहले लिख भी चुके हैं। तो क्या हम इस DP के जगह पे AB भी लिख सकते हैं? DP के जगह पे AB भी लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे DP को हटा के यहां लिखेंगे AB बटे A-B, और इस पार में लिखेंगे PF और B-F। किसी को यहां तक दिक्कत है? किसी को भी नहीं, रहेगा ही नहीं, रहने ही नहीं देंगे, दिक्कत होगा भी तो नहीं रहने देंगे। उसको लिखेंगे यहां पर क्यों, ये भी लिखेंगे क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहां पर हम पहले बता चुके हैं कि DP के बराबर जो है हमारा AB है। कोई दिक्कत किसी को? अब इसको हम समीकरण सेकेंड कह सकते हैं। थोड़ा सा दूर हटा के इसको लिख देंगे और इसको समीकरण 2 का नाम दे देंगे। ठीक है, इस जगह पर साइड में लिख देंगे, चूंकि DP के बराबर ही हमारा AB था। समीकरण 1 और 2। अब यहां पर एक चीज और दिख रहा होगा, एक चीज और क्या दिख रहा है कि ये AB बटे A-B जो है, इधर भी AB बटे A-B है ना, तो ये दोनों एक तरफ हमारा बराबर हो रहा है, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगा। अगर हमारा लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा, बराबर होगा। यानी बायां पक्ष अगर बराबर है तो दायां पक्ष भी बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं यहां पर समीकरण 1 और 2 से। तो अब जगह फिर से लिख लेना यहां तक, फिर ऊपर से आएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहां से, अब यहां पर क्या करेंगे, इसको हटा देते हैं अब। ठीक है, तो अब यहां से हम लोग लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 के साथ अब करना है, तो समीकरण 1 हमारा यही है, और समीकरण 1 और 2 में दोनों में हम क्या देखें कि लेफ्ट हैंड साइड क्या है, बराबर है। तो लेफ्ट हैंड साइड अगर बराबर है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा, बराबर होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगा। तो यहां पर समीकरण 1 और 2 से हमको पता चलेगा, यहां लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 और 2 से।
तो समीकरण 1 है हमारा BC बटे B-C, और यानी समीकरण 1 और 2 से हम तुलना किए तो ये पता चला कि ये दोनों आपस में बराबर है, तो ये दोनों भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, यानी BC बटे B-C। तो यहाँ वो हो जाएगा इस पार में PF बटे B-F। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं इसके बाद। अब यहाँ देखेंगे हम लोग BC को क्या कह सकते हैं। क्या BC का कोई नाम हम माने हुए हैं? BC का कोई नाम अभी तक माने हुए हैं? नहीं माने हुए हैं। हम BC को जो है किसी भी नाम से अभी नहीं माने हुए हैं। ये जो BC है हमारा, ये BC यहाँ जो है इतना जो है BC, इसको हम किसी भी नाम से नहीं जानते हैं, लेकिन हाँ हम PB को किसी नाम से जानते हैं। अब तुम लोग हमको बताएगा कि ये अगर मेरा P है और ये हमारा B है, तो यहाँ से हम कह देंगे इसको ये C है, तो क्या हम PB में से PC को माइनस करेंगे तो BC प्राप्त नहीं होगा? सबको पता है। ये हमारा PB पूरा हो गया। इसमें से हम ये छोटा वाला को घटा देते हैं तो क्या ये वाला प्राप्त हो जाएगा? यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। यानी हम अगर ये पूरा रेखा में से इतना माइनस कर देते हैं तो हमारा ये वाला प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये पूरा को हम यहाँ देख रहे हैं कि ये पूरा हमारा PB है, और PB में से हम अगर PC को माइनस कर दें तो हमारा BC प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि हम इन सब चीज़ों को यानी PB को किसी नाम से जानते हैं और PC को भी नाम से जानते हैं, लेकिन हम BC को नाम से नहीं जानते थे। इसलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इसको कि PB प्लस PB माइनस, यानी PB हो गया पूरा PB माइनस PC इसके बराबर हो जाएगा, BC के बराबर हो जाएगा, यानी BC हमारा यहाँ से निकल जाएगा। अब नीचे देखेंगे B-C। अब B-C यानी ये हमारा छोटा वाला हो गया, ये वाला B-C यानी यहाँ से यहाँ तक। अब ये भी तो, इसका भी तो हम नाम नहीं जानते हैं, लेकिन यहाँ से PC नाम जानते हैं ना। तो PC में से अगर हम PB- को माइनस कर देंगे तो क्या हमारा B-C नहीं निकल जाएगा? निकल सकता है, आराम से निकल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कि PB बराबर PB डैश माइनस PC में से PB डैश को माइनस कर देंगे, PB डैश को माइनस कर देंगे। तो अब यहाँ बचेगा क्या? B-C ही बचेगा, यही निकलेगा। अब इस पार में देखेंगे हम लोग PF, तो PF को हम लोग किसी नाम से जानते हैं, तो PF को अभी PF ही छोड़ देंगे क्योंकि अभी नाम नहीं रख रहे हैं। फिर B-F को देखो, यहाँ पर B-F कहाँ है? B-F, इन दोनों को हम देखो यहाँ पर क्या देख सकते हैं, B-F जो है इसको भी हम किसी नाम से नहीं जानते हैं। तो B-F को हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखो PB डैश, देख लो बाबू, PB डैश, इसको हम क्या लिख सकते हैं? PB डैश में से PF को माइनस कर सकते हैं, माइनस PF, यानी अब यहाँ से PB डैश में से PF को माइनस किए तो हमारा ये वाला भाग बच गया, और उसी तरह इधर भी हमारा ये वाला भाग निकालना था, तो ऐसा ही किए थे। अब इस पर हम लोग नाम लिखते जाएंगे जो जो हम लोगों ने माना हुआ है। तो अब बताओ कि PB को हम लोग क्या कहते हैं? यहाँ देखेंगे, वहाँ लिखा भी दिए हैं पहले, जो कि पहले हो गया है। तो PB को हम लोग कहते हैं वस्तु की दूरी, जिसको हम नाम देंगे -U का। सबको दिखाई दे रहा होगा, शायद कलर में प्रॉब्लम हो रहा है। उसके बाद माइनस PC को देखेंगे, PC को हम लोग बड़ी R से सूचित किए हुए हैं, ठीक है। हाँ, -R से, तो यहाँ भी माइनस लगाएंगे। नीचे हो जाएगा PC को फिर हम -R से सूचित कर सकते हैं, और इधर हम कह सकते हैं PB डैश को -V से सूचित किए हैं, क्योंकि ये प्रतिबिंब की दूरी है। किसी को समस्या यहाँ तक? ये सब कुछ हम पहले लिख चुके हैं, उसको एक बार देख लेना है अगर किसी को समस्या हो रहा हो तो। अब यहाँ से PF देखेंगे, तो PF को हम लोग फोकस दूरी यानी -F कह चुके हैं, और नीचे देखेंगे PB डैश को हम लोग क्या कह चुके हैं? -V कह चुके हैं, और -PF को क्या कह चुके हैं? फोकस दूरी यानी सिर्फ F कह चुके हैं।
यानी सॉरी माइनस एफ कह चुके हैं तो माइनस एफ यहाँ लगाएंगे। अब इसके साथ माइनस प्लस वाला प्रक्रिया पहले कर लेंगे, तो यहाँ पर माइनस यू हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस आर हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा माइनस आर और प्लस भी हो जाएगा, और इस पार में क्या हो जाएगा माइनस एफ हो जाएगा और नीचे हो जाएगा माइनस बी प्लस एफ हो जाएगा। इसमें किसी को समस्या कुछ नहीं होना चाहिए, ये लिखा हुआ है। अब यहाँ से मैथ की प्रक्रिया में हम लोग देखेंगे तो इसको कहते हैं हम लोग क्रॉस गुना। क्रॉस गुना यानी कोना कोनी गुना। तो अब जब कोना कोनी हम गुना करेंगे तो इसको हम डायरेक्ट नहीं करेंगे, हम दिखाएंगे तुम लोगों को कि कैसे गुना किया जाएगा। प्लस आर एक बार ऐसे लिख दिए और फिर इसको गुना में इस तरह से लिख दिए माइनस बी प्लस एफ, ये दोनों आपस में गुना हो गया। और उस पार में करेंगे तो माइनस एफ, एक बार दिखा देंगे फिर हम गुना करेंगे ताकि समझ में पूरी तरह से आ जाए। ठीक है, चलो अब यहां से करेंगे तो एक बार माइनस भी और यू को गुना करेंगे तो माइनस का माइनस के साथ खत्म हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और यू भी हो जाएगा। फिर यू को दोनों को करना है। ठीक है, तो करेंगे यू को करेंगे एफ के साथ तो माइनस यू एफ निकलेगा, यहां से माइनस यू एफ निकलेगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस। फिर आर के साथ करेंगे तो माइनस प्लस माइनस आर भी हो जाएगा यहाँ पे। और हम यहाँ पर जो है ना इसका नाम हम चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, हम R को 2F भी तो लिख सकते हैं, ये हम पहले बता चुके हैं तुम लोगों को। R को 2F, हाँ तो इसको हम अभी लिखें कि नहीं लिखें? अच्छा रहने दो, फिर बाद में कर लेंगे। इसको R है, ये बाद में भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो R भी हो जाएगा, R भी हो जाएगा माइनस R भी, फिर हो जाएगा प्लस RF। उस पार चलते हैं, उस पार में माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस RF हो जाएगा यहाँ भी, और प्लस प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा यहाँ भी, और BF। इसमें किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर इसमें समस्या नहीं है तो यहाँ पर एक लाइन और हम लिख सकते हैं, U भी माइनस UF और माइनस R भी माइनस प्लस RF, और उस RF को इस पार देंगे माइनस RF हो जाएगा, और बराबर उस उधर बचेगा माइनस BF। अब इस जगह पर जो बचेगा हमारा माइनस BF उधर बचा, तो ये RF के साथ RF कट जाता है। अब जो B बचा उसको हम लोग आगे लिखेंगे, यहां तक पहले हो जाना चाहिए सभी का। ठीक है, अब यहां से आगे चलते हैं। अब क्या करेंगे, इसमें जो जो बचा है इसको ऊपर लिख लेते हैं अच्छे से पहले। ठीक है, तो अब इसको हम लिखेंगे ऊपर में जो जो भी इसमें बचा है U भी, और बचा हुआ है माइनस UF माइनस R भी। RB को हम VR लिख देंगे तो किसी को दिक्कत है क्या? RB को VR भी लिख सकते हैं। बराबर उधर क्या बच गया BF। ठीक है, माइनस BF। अब यहां देखेंगे UB माइनस UF और माइनस भी तो लिख देंगे, लेकिन R को हम लोग अभी बता चुके हैं, R को तुम लोग को 2F होता है। R का मान, R जो है किसके बराबर होता है 2F के बराबर होता है, और बराबर उधर हम ले लेंगे माइनस BF। ठीक है, अब यहां देखेंगे UB माइनस UF और यहां पे हो जाएगा माइनस 2BF हो जाएगा। 2BF बराबर उधर है माइनस BF, तो BF है ना दोनों तरफ, तो इस BF को उस पार भेज देंगे। UB माइनस UF बराबर हो जाएगा माइनस BF, और ये उस पार जाके प्लस 2BF हो जाएगा। किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। आगे चलते हैं, UB माइनस UF बराबर हो जाएगा 2BF में 1BF माइनस हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ BF। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए। अब देखेंगे आगे क्या हुआ फिर। अब इन सभी में अब हमको सिद्ध जो करना है उसके अनुसार, सिद्ध करने के अनुसार हमको सभी पक्षों में UVF से भाग करना होगा। तो हम लोग भाग करेंगे UVF से सभी पक्षों में। तो यहां पर लिखेंगे सभी पक्षों में
यू भी एफ से भाग देने पर या भाग करने पर। अब यहां पर कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो कहेगा सर क्यों करेंगे, क्योंकि हमको प्रूफ करना है और प्रूफ करने में अलग से भी कुछ ना कुछ किया जाता है, और जो भी हम अलग से करते हैं वो सभी पक्षों में करते हैं, ना कि किसी एक में। अगर हम सभी पक्षों में करते हैं तो फिर हमारा जैसा का सवाल था वैसे ही रह जाएगा। तो सिद्ध करने के लिए किसी चीज़ को हम कुछ अलग से भी उसके साथ सभी के साथ लगा सकते हैं, और सभी को हम प्रूफ करने के लिए उसमें कुछ ना कुछ नया अगर हम जोड़ना चाहेंगे तो सबके साथ जुटेगा, घटाना चाहेंगे तो गुना करना चाहेंगे तो सबके साथ गुना होगा, अगर भाग करेंगे तो सभी के साथ भाग होगा। ठीक है। अब अगर ऐसे सवाल में अगर कोई पूछेगा, ठीक है, कि क्यों, तो इसका जवाब नहीं हो सकता है, क्योंकि हमको सिद्ध करना है। इसी को सिद्ध करने के लिए हम यू भी एफ से इसमें भाग करते हैं। क्योंकि अब कहेगा छत पे चढ़ने के लिए सीढ़ी, क्यों सीढ़ी चाहिए? अब छत पे चढ़ने के लिए सीढ़ी चाहिए, क्यों चाहिए सीढ़ी? क्यों चाहिए? क्यों सीढ़ी से क्यों चढ़ना है? डायरेक्ट चढ़ो। तो अब हमको चढ़ने के लिए छत पे हमको एक आधार चाहिए, चढ़ने के लिए सीढ़ी चाहिए। उसी प्रकार हमको प्रूफ करने के लिए कोई चीज का जरूरत है तो वो हमको चाहिए। बिना हम उसको लिए हम नहीं चढ़ सकते हैं, बिना सीढ़ी लगाए नहीं चढ़ सकते हैं। अब इसमें कोई पूछेगा सीढ़ी से ही छत पे क्यों चढ़ेंगे, तो इसका कोई जवाब नहीं है। उसी प्रकार से यहाँ पे हम यू भी एफ से सभी पक्षों में भाग करेंगे। तो भाग करने के बाद यहाँ हो जाएगा हमारा, ऊपर में यू भी था, इसमें भी हम भाग देंगे यू भी एफ से देंगे, और यहाँ पे बचा हमारा यू एफ को भी हम लोग यू भी एफ से भाग देंगे, और उधर था हमारा भी एफ, इसमें भाग देंगे यू भी एफ से देंगे। तो यहाँ देखेंगे यू के साथ यू कटेगा, भी के साथ भी कट जाएगा, यहाँ पे यू के साथ यू कटेगा, एफ के साथ एफ कट जाएगा, यहाँ पे भी के साथ भी कट जाएगा, एफ के साथ एफ कट जाएगा। अब यहाँ पर हम खोजेंगे बचा क्या, 1/f बचा, ऊपर में कुछ नहीं बचा तो 1/v बचा, और ऊपर में कुछ नहीं बचा तो 1/u बचा। किसी को कोई समस्या यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं हम। अब आगे क्या कह रहे हैं कि 1/f जो है इसके बराबर अगर हम निकालेंगे, इसको उस पार भेजेंगे तो 1/u पहले से था, ये जाके उस पार 1/v प्लस में हो जाएगा। अब इसको हम ऐसे सीधा भी लिख सकते हैं, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। अगर हम इसको पहले लिख दें, इसको बाद में लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा हो गया सिद्ध, प्रूव्ड भी लिख सकते हैं। ये हमारा दर्पण सूत्र सिद्ध हो गया, दर्पण सूत्र सिद्ध। अब अगले दिन किसी दिन टाइम मिला तो लेंस सूत्र भी करवा देंगे। ये वीडियो पसंद आया कि नहीं ये कमेंट में बताना है, ठीक है। तो अब अगले दिन अब लेंस सूत्र में चलेंगे, ठीक है। Meow.